हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। कैसे हैं आप लोग? ये जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। आज हम फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नया वीडियो क्लास आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूं अपने समय से। मैं आज कल के जो पॉइंट्स थे उससे आगे बढ़ूंगा। कल आपको याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। आई होप आपने इसे पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। एज वेल एज द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स, जिसमें मैंने दो डेफिनेशंस का डिस्कशन किया था। पहला जो हमारा वेल्थ डेफिनेशन था, दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। शॉर्ट एक रिवीजन हम कर दे रहे हैं, जो क्विक रिव्यू होगा। और उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत छोटा डेफिनेशन है, बहुत सारी क्रिटिसाइज हुई, उसका क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट डेफिनेशन था वो वेलफेयर डेफिनेशन था, दैट वाज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। बट आज हम उसके बाद के डेफिनेशन की बात करेंगे। दो और डेफिनेशन हमारे सामने हैं। अब आज हम किस चीज की बात करेंगे? तो आज हमारा जो तीसरा डेफिनेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू देगा अबाउट द इकोनॉमिक्स, आज उसकी बात करेंगे। तो ये जो थर्ड डेफिनेशन दिया गया था, ये दिया गया था लैनोल रॉबिन्स के द्वारा, और ये डेफिनेशन था स्कार्सिटी बेस्ड। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या वेलफेयर डेफिनेशन में कुछ खामियां थी? क्या उसका क्रिटिसाइज हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। क्या क्रिटिसाइज हुआ वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं और वह कैसे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में रिसोर्सेस को यूज करता है ताकि सोशल वेलफेयर एज वेल एज उसका जो इंडिविजुअल वेलफेयर है वो हो सके। लेकिन रॉबिन्स ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जरूरतें अनंत है, अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेस है वो हमारे लिमिटेड है। अब यहां पर क्या होगा? फिर अगर यह कहा जाए कि जब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है और वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, तो किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, सारी इच्छाएं। और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम कहते हैं नहीं, हम वेलफेयर नहीं डिफाइन कर रहे हैं या वेलफेयर को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यानी कि हर व्यक्ति यह कह सकता है कि हमारा तो इच्छा पूरा ही नहीं हुआ, हम कैसे कहेंगे हम सुखी हैं? कहते हैं ना लोग आज के डेट में सब कुछ है, फिर भी कहते हैं नहीं, कहां कुछ है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो अब यहां से उस नजरिए से देखा जाए तो मार्शल का कहना था वेलफेयर को प्राप्त करना इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर को प्राप्त कराता है। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार क्या था कि जो वांट्स है वो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो फिर कोई वेलफेयर प्राप्त करेगा नहीं, यानी कि उनका इकोनॉमिक्स रॉन्ग हो गया या उनका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इकोनॉमिक्स वेलफेयर को प्राप्त नहीं कराएगा, इकोनॉमिक्स वो है नहीं जो वो कह रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखा था, एन एशे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एशे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन ईयर 1932। और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को बड़े बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुनेंगे एक एक वर्ड। Economics is the social science, or sorry, economics is the science which studies human behavior. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends. Ends का मतलब होता है wants. Ends का मतलब wants and स्केयर मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज।
which have alternative uses. Again, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. चलिए इसके हम हर एक कीवर्ड को छांटते हैं. अब आप ये भी सोच रहे हो कि सर बाकी डेफिनेशन में आप कीवर्ड नहीं छांटे हैं, यहां कीवर्ड छांट रहे हैं. हाँ, जरूरत है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन था वो बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन था और आज भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, इसलिए हम इस पे विशेष फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं. इसमें हमने पहला पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस. ये साइंस और आर्ट या सोशल साइंस का खेल चलता रहेगा आगे भी. ये बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, क्योंकि जब हम स्टडीज करेंगे तो इकोनॉमिक्स बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों है. एज वेल एज यह किसकी स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की. यह मानव का भी स्टडी करता है, चाहे वो सोसाइटी में रहता हो चाहे सोसाइटी से बाहर हो. क्योंकि जो मार्शल साहब का जो इकोनॉमिक्स था वो सिर्फ सोसाइटी में ही डेफिनेट स्टडी करता था. कोई व्यक्ति अगर जंगल में रहता है, जैसे साधु सन्यासी कोई जंगल में निवास करता है, आदिवासी लोग, क्योंकि वो सोसाइटी से बाहर हो जाता है, स्टैंड अलोन है, तो उसकी स्टडी मार्शल इकोनॉमिक्स में नहीं होती है. जबकि रॉबिन्स के इकोनॉमिक्स में उन सभी की स्टडी होगी जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो सोसाइटी में रहे, सोसाइटी से बाहर रहे, अकेला रहे, ग्रुप में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इकोनॉमिक्स साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, चाहे वो जहां रहता हो और किस रूप में. तो उसके दो पॉइंट्स के उसके रिलेशनशिप में, उसकी रिलेशन को स्टडी करता है. पहला एंड्स यानी कि उसकी वांट्स, इच्छाएं, और दूसरा मीन्स जो स्केर्ड है. स्केर्ड मतलब जिसकी कमी है, स्कार्सिटी है. एज वेल एज जिसके अल्टरनेटिव यूजेस है. अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब दे कैन बी पुट इनटू वेरियस यूजेस. हो सकता है बहुत बच्चों को यह समझ में नहीं है कि सर ये वेरियस यूजेस में कैसे पुट. तो समझिए, सपोज कीजिए कि आपके पास 500 रुपीज है. ये 500 रुपीज आपके पास क्या है? रिसोर्स है, इसको मीन्स कहेंगे. और आपकी इच्छाएं अनंत है, आपको रिचार्ज भी करवाना है, रेस्टोरेंट जाना है, शॉपिंग करना है, सिनेमा देखना है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वांट्स. अब इस 500 से ये सारे काम हो सकते हैं, यानी कि इस 500 के मेनी यूजेस हैं. सपोज कीजिए आपने सिलेक्शन किया रिचार्ज करवाना, इंटरनेट की ज्यादा जरूरत है तो रिचार्ज करवाना जरूरत समझे, तो शॉपिंग, ठीक है, मूवी देखना. दीज आर द ऑल्टरनेटिव, यानी कि इसके अलावे क्या क्या यूजेस है. ठीक है, हम हर एक काम को करते हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव्स को भी समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. तो जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, एज वेल एज उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यानी कि उसके वेरियस यूजेस हैं. तो उसी रिलेशनशिप के बीच में इकोनॉमिक्स क्या है? टूल है, मैकेनिज्म है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए. दैट साइंस को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं. बड़े ध्यान से इसको समझ जाएंगे और बड़े एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे. तो ये रहा रॉबिन्स का इकोनॉमिक्स. फिर क्योंकि क्रिटिसाइज तो होता रहा, इस पे भी क्रिटिसाइज हुआ. बेसिकली इसके बाद जो आने वाले क्रम में थे वो थे पॉल सैम्यूल्सन, ही वॉज अमेरिकन, और जो रॉबिन्स थे वो स्कॉटिश थे. पॉल सैम्यूल्सन ऐसा नहीं कि मतलब वो नहीं थे पॉपुलर, ठीक है, ही वॉज फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. तो उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था और उन्होंने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ ओरिएंटेड बताया, यानी कि उनका जो डेफिनेशन था वो ग्रोथ बेस्ड था. क्योंकि उनका मानना था कि जो रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स है ये तो ठीक है, ये स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी से डील करना ही इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ग्रोथ, वृद्धि, विकास, जीडीपी एनहांसमेंट. तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को कुछ अलग तरीकों से डिफाइन किया. उन्होंने कहा क्या चीज कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, हाउ
मेन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, चाहे वो विद द यूज ऑफ मनी हो या चाहे वो विद यूज ऑफ मनी हो, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं? टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज है उसका कैसे यूज करते हैं, उसको इंप्लॉय कैसे करते हैं, इधर विद द यूज ऑफ मनी और विदाउट द यूज ऑफ मनी। उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया कि जो रिसोर्सेज है वो विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि दे कैन बी पुट इनटू वेरियस यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और डिस्ट्रीब्यूट करना प्रेजेंट टाइम में भी एंड फ्यूचर टाइम में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर टाइम में भी, जिससे समाज में किसी इंडिविजुअल का, समाज का, ठीक है, वेलफेयर हो। इन्होंने थोड़ा सा और उसको अलग अलग पॉइंट दे दिया, यानी कि इन्होंने कहा क्या चीज कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे चूज करते हैं, चाहे वो मनी के द्वारा हो चाहे विदाउट मनी हो, किसको यूज करना है, तो जो स्केयर रिसोर्सेज है उसको इंप्लॉय करने के लिए, एज वेल एज यह भी फोकस किया कि जो रिसोर्सेज है स्केयर्ड है एज वेल एज वो अल्टरनेटिव यूजेस है, उसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन प्रेजेंट टाइम में भी एज वेल एज इन फ्यूचर टाइम में भी, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्राप्त हो। और इस तरीके से जब होगा तो यह अप्रोच कौन सा अप्रोच कहलाएगा? ग्रोथ अप्रोच कहलाएगा। तो ये 4 डेफिनेशंस 4 अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था। अब फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? हमारा कंक्लूजन क्या होता है? हम इस चारों डेफिनेशन से क्या सीखते हैं? मैंने कहा कि जो लायनल रॉबिन्स का जो डेफिनेशन था वो ज्यादा पॉपुलर डेफिनेशन था, आज भी बहुत सारे उसी सेंस में यूज करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये रहा कि इकोनॉमिक्स साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, और यह कंसर्न है किसके साथ? रिसोर्सेज को एलोकेट करना, जो रिसोर्स है उसको एलोकेट करना इस तरीके से ताकि जितने भी लोग हैं वह अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सके, चाहे वो कंज्यूमर हो वह अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर हो वह अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है, और चाहे वो इंडिविजुअल और सोसाइटी हो जो अपने सेटिस्फैक्शन को अटेन कर सके, यानी कि वेलफेयर को प्राप्त कर सके। तो इकोनॉमिक्स ओवरऑल कंक्लूजन यही रहा कि जो स्केयर्ड रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन किस तरीके से हो, तो कहा कि इस तरीके से हो कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी, इंडिविजुअल सब अपने अपने सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सके, और जो इस तरीके से करे वही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ये 4 डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 11th लेवल पे इतना ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसको बाउंड्री में समेट कर पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक उसको लिमिटेड डाल दे कि नहीं बेटा ये इतना ही पढ़ो, इतना इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में ही इतना ही आएगा। नहीं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो अब हर एक पहलू को विचार करें, ना कि इसको इतना नैरोड कॉन्सेप्ट बना ले कि डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो जवाब दे सके, और जैसे ही अगर थोड़ा घुमा दिया तो बस तो समय आपकी तो बदनामी होती ही होती है, उन टीचर्स की भी बदनामी थोड़ी बहुत वहां आ जाती है, क्योंकि लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी टीचर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर पढ़ाया जाए, कुछ ज्यादा पढ़ाया जाए। अब जरूरत है कि आप कितना गैदर करते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम उस लेवल पे आपको पढ़ाएं जहां पे आपको ये अपने आप में फील ना लगे कि हम कम हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके बावजूद भी जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना भी कम लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें,
ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट डिलीवर्ड हो। चलिए, तो ओवरऑल हम क्या सीख चुके हैं? हमने सीखा चारों डेफिनेशंस। ओवरऑल कंक्लूजन, जो लास्ट डेफिनेशन था मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दौर में, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स यही है कि किस तरीके से सिलेक्शन हो, किस तरीके से कौन सा गुड्स प्रोड्यूस हो, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट हो, कितना प्रोड्यूस हो। तो यही सारी चीजें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में आती है। हम इसके अलावे कुछ और पॉइंट्स को आपको बताएंगे। जैसे बार बार आप सुनने होंगे सर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी है क्या? हाउ विल यू डिफाइन इट? तो स्कार्सिटी इट इज अ सिचुएशन in which supply of resources is less than demand for resources, यानी कि रिसोर्स की जितनी सप्लाई है उससे कहीं ज्यादा उसकी डिमांड है, तो यह है स्कार्सिटी। अब आसान शब्दों में भी उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे आईफोन 10 परचेस करना है। अब बाजार में गए, पता चला आईफोन 10 अवेलेबल नहीं है, यानी कि जितना उसका सप्लाई है उससे कहीं ज्यादा उसका डिमांड है। इसी कारण से वो स्कैर्ड हो गया। अब स्कैर्ड हुआ तो क्या, इससे क्या आउटकम आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा? तो यहां जनरेट होती है प्रॉब्लम। और वह प्रॉब्लम कैसा? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। चॉइस का मतलब क्या? कि अब उसके अलावे जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से सिलेक्शन कैसे हो, डिसीजन मेकिंग। चॉइस का मतलब डिसीजन मेकिंग। जैसे सपोज कीजिए कि आईफोन 10 नहीं मिला, तो फिर आप उसके अल्टरनेटिव्स पे चलेंगे, यानी कि जो उस लेवल पे फोन होंगे, वेरियस फोन्स अवेलेबल है उस लेवल पे, तो आप उस पे क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे, उस पे फोकस करोगे। अब क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो कैसे डिसीजन लिया जाए, उस डिसीजन को करना ही क्या है? चॉइस है, या डिसीजन मेकिंग क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि स्कार्सिटी का मतलब हुआ जब किसी रिसोर्स की सप्लाई कम हो और डिमांड अधिक हो, तो वह स्कार्सिटी सिचुएशन को अराइज करता है। और स्कार्सिटी ही सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ है। इट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, सिलेक्शन। ये चॉइस क्या है? चॉइस मीन्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो अल्टरनेटिव्स उपलब्ध है उससे सिलेक्शन करना ही क्या कहलाएगा? चॉइस कहलाएगा। तो चलिए, ये बेसिक बातें थी इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस के बारे में। अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें जिस दो रूप में पढ़ना है, एक 11th में और दूसरा 12th में, उन दो रूपों का डिस्कस करेंगे, उनके बीच के रिलेशंस की स्टडी करेंगे, उसके बीच की सिमिलरिटीज एज वेल एज उसके बीच हम डिस्टिंग्विश करेंगे। इकोनॉमिक्स किस तरीके से स्टडी करेंगे, कौन कौन से वेज हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहां की जाती है? आप अक्सर सुनते होंगे इकोनॉमी इकोनॉमी, अभी अक्सर देश में चर्चा चल रही है। देश में क्या, पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है। इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी। तो ये अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, अभी तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। सारे इकोनॉमिस्ट ठीक है मिलकर यही सोच रहे हैं कि पटरी पर कैसे आई अर्थव्यवस्था।
इसलिए आप इकोनॉमिक्स को इतना आसान ना समझें कि ऐसे कोई कह दिया आप पढ़ लिए। जब तक आपका खुद से विश नहीं होगा, आत्म इच्छा नहीं होगी कि हाँ हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तब तक इकोनॉमिक्स पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक है तो ये अजीबोगरीब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में भी पढ़ाई होती है, कॉमर्स में भी पढ़ाई होती है। रट के भी कुछ लोग पास हो जाते हैं, पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। आप इसे रटकर याद नहीं रख सकते हैं। रटकर आप हो सकता है एग्जाम पास कर जाए, 1-2 दिन याद रहे, 10 दिन याद रहे, महीना याद रहे, लेकिन हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जिंदगी के हर एक मुकाम पे काम आएगा, चाहे वो स्टूडेंट एज हो तब, चाहे वो मैरिज लाइफ हो तब, या उसके बाद के जो डिसीजन मेकिंग, हर जगह आप इकोनॉमिक्स देखोगे। बिना इकोनॉमिक्स का तो है ही नहीं, हर एक पहलू पे इकोनॉमिक्स का विचार होगा। तो उस नजर से आप इसको पढ़े कि ये हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। तब तक आप इसे क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, 1-2 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार वीडियोस को देखेंगे। जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसको कंटिन्यूअसली वॉच करते रहेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिन बच्चों के पास हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके पास जो भी तरीके उपलब्ध है उस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट करें। और एक बात और पर्सनल रिक्वेस्ट कि जो भी 11th के स्टूडेंट है या जिनको भी हमारा वीडियोस अच्छा लगता है, वीडियोस क्लासेस अच्छी लगती है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्यों? क्योंकि इससे आपको, क्योंकि मैं वीडियोस तो अपलोड कर रहा हूं रेगुलरली, इससे आपको पर डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नाउ द वीडियोस हैज बीन अपलोडेड। तो आपके लिए सुविधाजनक होगी कि हाँ सर का क्लास उपलब्ध हो गया है, हम जाकर वहां से वॉच कर ले या देख ले, सीख ले। चलिए दैट्स ओके। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।